नाउ वी स्टार्ट द क्लास। प्रीवियस क्लास में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे? प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी क्या होता है, तो और टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी क्या होते हैं हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, ये सब जो है आपके जो है प्रोग्रामिंग मेथोलॉजीज के टाइप्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोलॉजी तक शायद हो गया था। इसके बाद हेडिंग डालिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग। देखिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि जो भी आपका प्रॉब्लम होगा या सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग जो है छोटे छोटे जो है यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लें, और वो जो भी यूनिट्स होंगे जिसमें हमने डिवाइड किया उस प्रॉब्लम या सॉल्यूशन को, तो जो भी टास्क उसको असाइन करेंगे वो परफॉर्म करेगा। बाद में ये सारी जो यूनिट्स होंगी, जिसे हम फंक्शन भी कह सकते हैं या फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं, उनको हम स्टिच कर देंगे, मतलब सारों को एक दूसरे से ऐड कर देंगे, और जब उनको स्टिच कर देंगे तो वो फिर आपका एक जो है पूरा जो है जो प्रॉब्लम होगा उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन उससे हमको मिल जाएगा। तो इसमें लिखें द प्रॉब्लम और द डिजायर्ड सॉल्यूशन the problem or the desired solution is broken down into functional units full stop. Each unit performs its own task and is self-sufficient. अब रियल सिनेरियो में अगर हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करें तो मान लिया आप क्या कोई सपोज कोई आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो, उस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सको, अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर सको, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप जो आपके अपने लोग हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं उसमें आप उनको डिवाइड कर देते हो। यानी कि उस प्रोग्राम में बहुत सारे क्या होते हैं, वर्क होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं, तो एक लोग पूरी उस प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर देते हो। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके परचेज कि आपको ये सर्टेन काम करना है, आपको ये सर्टेन टास्क करना है, और सारे लोग जो है उसको परफॉर्म करते हैं, और ओवरऑल आपका जो प्रोग्राम होता है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है। Each unit performs to its own task and is self-sufficient, full stop. These units are then stitched together स्टिचिंग होती जो है ईडी उसमें लगा दीजिएगा, stitched together to form the complete solution. फॉर एग्जाम्पल में आप क्या बताओगे, कोई भी आप बता सकते हो, पेरोल प्रोसेसिंग सिस्टम का बता सकते हो, स्टूडेंट अटेंडेंस का आप बता सकते हो, एग्जामिनेशन रिजल्ट का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसमें लिखिए अ पेरोल प्रोसेसिंग कैन हैव फंक्शनल यूनिट like
employee data, like employee data maintenance, comma basic salary calculation, comma gross salary calculation, comma leave processing, etc. नेक्स्ट है लॉजिकल प्रोग्रामिंग। यहां पर हम जो भी आपका प्रॉब्लम्स होगा, जो भी टास्क होगा, उसको हम छोटे छोटे जो है लॉजिकल यूनिट्स में जो है ब्रेक करेंगे, और उसके बाद जो है उन सारे से सारे लॉजिक्स यूनिट्स का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग जो है स्टिच कर देंगे, तो जो भी प्रॉब्लम होगा उसका वो ओवरऑल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें लिखे लॉजिकल प्रोग्रामिंग में द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू लॉजिकल यूनिट्स the problem is broken down into logical units rather than functional units, For एग्जाम्पल में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जाम्पल दिया गया है और उसमें बताया गया है कि बहुत सारी इंटिटीज होंगी और उन इंटिटीज का अपना अलग अलग रोल होगा। जैसे क्लास टीचर हो गया, सब्जेक्ट टीचर हो गया, किसी भी आप कॉलेज इंस्टीट्यूशंस का ले लीजिए, हैं, लैब असिस्टेंट हो गया, एकेडमिक में आप आ जाइए तो कोऑर्डिनेटर हो गया, है, आपका हेड हो गया, प्रिंसिपल्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, एकेडमिक इंचार्ज हो गए, तो ये सारा। तो इसमें लिखें इन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कॉमा यूजर्स हैव very defined roles like class teacher, comma subject teacher, comma coordinator, comma academic in charge, etc. अब ये जो आपके इतने सारे यूजर्स के रोल हैं, तो इन रोल के बेसिस पे हम जो है जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसको डिवाइड कर दें। फुल स्टॉप। सो द सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, so the software can be divided into units depending on users roles, full stop. Each user can have different interface, comma permissions, etc. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। अब इतने सारे जो है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज की बात हम लोगों ने करी, प्रोसीजर हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, फंक्शनल, लॉजिकल। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डेवलप करेंगे तो इन्हीं जो है इनमें से किसी एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को हम यूज करें। और ये सब करने के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम दो अप्रोचेस को यूज करेंगे, वो है टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। तो थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में चूज वन or a combination of more than one of these methodologies. Software developers may choose
one or a combination of more than one of these methodologies to develop a software full stop. To do this, comma, developers use any of the following two approaches. डैश लगा के लिखिएगा वो दो अप्रोचेस क्या है. फर्स्ट टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकंड वन इज बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच में जो हमारा प्रॉब्लम होगा उसे हम जो है टॉप से जो है ब्रेक करते चले आएंगे. मान लिया कोई प्रॉब्लम है, उसको हमने ब्रेक किया दो पार्ट में, फिर वो जो दो पार्ट होंगे उसे हम फर्दर जो है ब्रेक करेंगे स्मॉलर यूनिट्स में. वो जो हमारी स्मॉलर यूनिट्स होगी उसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं. इसमें लिखिए टॉप डाउन अप्रोच में द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन into smaller units problem is broken down into smaller units comma मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है ना क्लियर? Yes, sir. The problem is broken down into smaller units comma which may be further broken down into even smaller units. सपोज कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टास्क है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और वो जो दो पार्ट है उनको फर्दर हमने जो है इवन स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक किया. which may be further broken down into even smaller units. Full stop. Each unit is called a module. अभी आप फोर्थ सेमेस्टर में फिफ्थ और सिक्स में जब पहुंचोगे तो प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट आपका है, उसमें आप जब प्रोजेक्ट आप पे वर्क करोगे तो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल आपको बनाने पड़ेंगे, है ना. मान लिया स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे आपने बनाया तो उसमें आप कई मॉड्यूल में आप ब्रेक करोगे. एक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉड्यूल हो, एक यूजर मॉड्यूल हो, फिर उनकी आप बहुत सारी जो क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फेज उसमें आएगा. फिर कोई ना कोई जो है आप जो है यूज करोगे जो है मॉडल को, आप जो है स्पाइरल मॉडल यूज कर सकते हो या वाटरफॉल मॉडल यूज कर सकते हो या इटरेशन एक मॉडल होता है, प्रोटोटाइप मॉडल. इस तरीके से बहुत सारे मॉडल सैड वगैरह में आप पढ़ोगे. फोर्थ सेमेस्टर में सैड है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में, उनको यूज करके आप जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, डिजाइन के बाद कोडिंग, टेस्टिंग है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस, इस तरीके से बहुत सारे जो है एसडीएलसी के फेजेस होते हैं. तो वहां पर भी मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आता है. ईच यूनिट इज कॉल्ड अ मॉड्यूल. फुल स्टॉप. ईच मॉड्यूल इज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट that has everything necessary to perform its task. नेक्स्ट अप्रोच है आपका बॉटम अप अप्रोच. सर रिपीट कर दीजिए. क्या है? Everything necessary to perform its task. Everything necessary to perform its task. Full stop. Next है bottom up approach. बॉटम अप्रोच में
हम लोग लोवेस्ट लेवल जो हमारा प्रोजेक्ट, जो टास्क, जो प्रॉब्लम होगा, उसको हम लोग लोवेस्ट कंपोनेंट से ब्रेक करते जाएंगे और ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। जब जो लोवेस्ट होगा उसको हम लोग जो है लोवेस्ट लेवल कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर उससे ऊपर जो उसकी हायरकी में जो उससे बड़ा जो है हायर लेवल होगा उससे कनेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट जो उससे बड़ा हायर कंपोनेंट होगा उससे, तो एक हायरकी बनती जाएगी। हायरकी डायग्राम आप लोग देखे होंगे किसी भी अगर इंस्टीट्यूशंस का हायरकी डायग्राम, मान लिया यूनिवर्सिटी का बनाना है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नेक्स्ट फेज में जो है टॉप से अगर हम बात करें तो कितने जो एफिलेटेड जो है कॉलेजेस हैं, उन एफिलेटेड कॉलेज को फिर हम ब्रेक करें, नीचे आए तो उनमें के कौन कौन से कोर्सेस रन करते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, टेक्निकल कोर्सेस, फिर टेक्निकल कोर्सेस को ब्रेक करें, तो इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे तो वो हायरार्की चार्ट बन जाता है। तो इसमें हमें जस्ट जो है अपोजिट जो है बॉटम टू टॉप जो है चीजों को इंटीग्रेट करना है। तो इसमें लिखे बॉटम अप अप्रोच में, इन बॉटम अप अप्रोच, जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, बॉटम अप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या इन बॉटम अप अप्रोच कॉमा सिस्टम डिजाइन स्टार्ट। देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो सबसे पहले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका फेज होता है वो डिजाइनिंग फेज होता है, जो उसका ब्लूप्रिंट जिसको हम लोग कहते हैं। आप अपना घर बनवाते हो, सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट बनवाते हो कि कैसे क्या उसको जो है आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो डिजाइनिंग फेज में आप या डायग्राम पढ़ोगे, डीएफडीज पढ़ोगे, और उनके बेसिस पे पूरा पूरा जो है जो भी आपका जो है डिजायर्ड प्रोजेक्ट होगा वो पूरा आपका जो है इस डिजाइनिंग फेज में दिखना चाहिए, यानी कि उसको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में मेन एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी क्या है, डेटा बेसिस कहाँ पे है, तो वो पूरा सारा उसमें जो है डेटा किस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो इसमें लिखे इन बॉटम ऑफ अप्रोच कॉमा सिस्टम डिजाइन स्टार्ट विद द लोवेस्ट लेवल ऑफ कंपोनेंट्स with the lowest level of components, comma, which are then interconnected to get higher level components, which are then interconnected to get higher level component. Full stop. This process continues. This process continues till a hierarchy of all system component is generated. ठीक, नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिजायरेबल फीचर्स एंड डिजाइन इश्यूज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करते हो तो उसके डिजायरेबल फीचर्स क्या होंगे, वो कॉम्पेटेबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर, है एक्सटेंसिबल भी होना चाहिए, मॉड्युलरिटी को भी सपोर्ट करे, मेंटेनेबिलिटी को भी सपोर्ट करे, है एरर या फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए उसमें, रिलायबल हो, रीयूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारे फीचर्स जो हैं उसके जो है डिजायर जो है फीचर्स में आते हैं। तो इसको लिखते जाइए कि करके हेडिंग डालिए डिजायरेबल फीचर्स।
लिखिए इसमें थोड़ा सा, देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स टू कंसीडर, देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स टू कंसीडर in the design of a piece of software in the design of a piece of software, full stop. The importance of each consideration, the importance of each consideration should reflect the goals and expectations, should reflect the goals and expectations that the software is being created to meet. जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के, उनका अपना अपना जो है गोल्स होता है, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, और जो हम सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर रहे होते हैं वो उसमें उसको मीट करना चाहिए। तो फुल स्टॉप करके कि सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर, some of these aspects are compatibility, compatible होना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे प्रोग्राम या किसी दूसरे हार्डवेयर डिवाइस या दूसरे प्रोडक्ट को हम किसी दूसरे सिस्टम में अगर यूज करें तो वो उसको सपोर्ट करें, इंटरऑपरेबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ये कॉम्पेटेबल नहीं है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कॉम्पेटेबिलिटी पहला इसका जो है डिजायरेबल फीचर्स है, इसमें लिखें डैश करके, द सॉफ्टवेयर इज एबल टू ऑपरेट विद अदर प्रोडक्ट्स, the software is able to operate with other products that are designed for interoperability with another product. With another product. नेक्स्ट लिखिए एक्सटेंसिबिलिटी। प्रोडक्ट वो अच्छे होते हैं जिनको आप जो है फ्यूचर में आप उनको एक्सटेंड कर सको, उनमें कोई मॉडिफिकेशन करके उसे जो है आप जो है उसे और इनहेंस कर सको। रिजिड नहीं होनी चाहिए कोई चीज, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी प्रोडक्ट हैं वो वही इम्पोर्टेंट अच्छे होते हैं जिनको हम अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो हम उनको यूज कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर हमारी नीड चेंज होती है, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो ये पॉसिबिलिटी उसमें रहनी चाहिए कि उसको हम और इनहेंस कर सकें। एक्सटेंसिबिलिटी, इसमें लिखिए न्यू कैपेबिलिटीज कैन बी एडेड टू द सॉफ्टवेयर। आप लोग न्यूज में सुनते हो लगातार मिलिट्री जो है इक्विपमेंट्स जो है पूरे विश्व में जो है लोग खरीद रहे हैं, पूरे विश्व के देश जो है खरीदते हैं, तो इस चीज का बहुत ध्यान देते हैं कि वो प्रोडक्ट या वो वेपन्स कितना जो है एक्सटेंसिबल है, फ्यूचर में उसमें हम और मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं, और उसमें फीचर्स हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि जो हम खरीद रहे हैं वो जो है उसमें कोई जो है और मॉडिफिकेशन हम ना कर पाए। तो इन सारी चीजों का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो न्यू कैपेबिलिटीज कैन बी एडेड टू द सॉफ्टवेयर विदाउट
major changes to the underlying architecture. नेक्स्ट है आपका मॉड्युलरिटी। मॉड्युलरिटी मॉड्युलरिटी का मतलब होता है कि जो भी आपका डिजायर या रिजल्टिंग सॉफ्टवेयर होगा वो बहुत सारे जो है मॉड्यूलर से मिलकर बना होता है, और वो सारे जो मॉड्यूलर होते हैं जिनको आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं वो अपने में इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि मेंटेनेबिलिटी को जो है लीड्स करते हैं। आप उन जो है मॉड्यूल को अलग अलग, अगर कोई सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किसी सर्टेन जो है मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उस मॉड्यूल को आप सही कर दीजिए, मेंटेन कर दीजिए, ओवरऑल आपका पूरा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। तो मॉड्युलरिटी में लिखिए, द रिजल्टिंग सॉफ्टवेयर कंप्राइजेस वेल डिफाइंड independent components which leads to better maintainability, full stop. The components could be then implemented and tested in isolation before being integrated to form a desired software system. Full stop. This allows division of work in a software development project. जैसे जब आप सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे तो उसमें आपका एक ग्रुप बनेगा। आप इंडिविजुअल भी बना सकते हो, लेकिन उसमें दो लोग मिलकर भी उसको बनाते हैं, तो आप उस प्रोजेक्ट के मॉड्यूल को डिवाइड कर दो कि भाई आप डिजाइनिंग फेज देख रहे हो, आपकी या डायग्राम डीएफडी में पकड़ है, आपको जो है मॉडल्स का अच्छा नॉलेज है कि प्रोटोटाइप मॉडल्स उसमें यूज करें, कि स्पाइरल यूज करें, कि वाटरफॉल मॉडल उसमें हम यूज करें, और उसमें क्या क्या स्टेप्स दिए हैं उन सारे स्टेप्स को यूज करें। आपका जो ग्रुप मेंबर है उसकी पकड़ हो सकती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, कोडिंग में हो, टेस्टिंग में हो, वो पार्ट आप उसको दे दोगे। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट लिखिए फीचर्स, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो सॉफ्टवेयर में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस फॉल्ट को वो ट्रेस कर सके, और ट्रेस होने के बाद उसको सही करने के लिए करेक्टिव मेजर्स जो है वो यूज कर सके। तो इसमें लिखिए द सॉफ्टवेयर इज रेसिस्टेंट टू, फॉल्ट टॉलरेंस में लिखिएगा द सॉफ्टवेयर इज रेसिस्टेंट टू एंड एबल टू रिकवर
The software is resistant to and able to recover from component failure. अब कुछ इसमें फीचर्स दो तीन जो बचे हैं, थोड़ा सा बड़ा है ये, फिर हम लोग नेक्स्ट डिजाइन इश्यूज में चलेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम आपका हो गया है। कुछ आप लोग असाइनमेंट वर्क ले लीजिए, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, कुछ आप अपना करते चलिए, टाइम बहुत है नहीं हम लोगों के पास। गूगल में आप सर्च करिएगा, बहुत सारे लिंक्स वहां पे मिलेंगे। 2-3 लिंक्स पे विकिपीडिया पे क्लिक करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मैटर आप पढ़िएगा, समझिएगा। उसमें आपको खुद जो है, जब 2-3 मैटर्स आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विच वन इज बेटर, और उसको आप नोट्स उसका बनाना है आप। तो असाइनमेंट में जो है थोड़ा सा इसमें आप लोग लिखें, नोट करें। आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। यस सर। हाँ, तो नोट कर लें इसमें। व्हाट इज सॉफ्टवेयर सिमुलेटेड कंप्यूटर? व्हाट इज सॉफ्टवेयर सिमुलेटेड कंप्यूटर? सिमुलेशन होता है, बहुत कई ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पे सिमुलेशन पे वर्क होता है। सिमुलेशन का वर्क का मतलब होता है एक्चुअल डिवाइस पे वर्क ना करके हम एक आर्टिफिशियल इस तरीके का लैब या एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसमें यूजर्स को पहले ट्रेंड करें, हैं, उसके माइंड को जो है हैबिट डलवाएं। जैसे कि एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वहां पे सिमुलेशन का यूज किया जाता है। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट, इस तरीके का आर्टिफिशियल लैब क्रिएट की जाती है और उसमें यूजर्स को जो है ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसको लगे कि बिल्कुल वो एरोप्लेन के कॉकपिट को हैंडल कर रहा है, रनवे पे दौड़ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। तो इस तरीके का वहां आर्टिफिशियल या वर्चुअल कंप्यूटर की हेल्प से पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और उसकी सालों ट्रेनिंग चलती है। जब उस पर उसको हैबिट हो जाती है देन उसको जो है एक्चुअल जो है एरोप्लेन पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसको जरा देखिएगा। सेकंड है सेकंड लिख लीजिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स? सिंटैक्स और सिमेंटिक एरर्स आप लोग जानते हो। सिंटैक्स एरर्स होता है जो आप लोग कोडिंग में एरर करते हो, स्टेटमेंट लिखते समय कहीं सेमी कॉलन नहीं लगाया, कहीं आपने जो है कॉलन यूज नहीं किया, कहीं कर्ली ब्रेसेस आपने यूज नहीं किए, कहीं आपने फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपने जो है उसका जो है पैरेंथेसिस यूज नहीं किया। तो ये सारे सिमेंटिक्स में आ जाते हैं, अरे सॉरी सिंटैक्स में। सिमेंटिक्स में क्या है कि जो आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, कंपाइलर उसके जो है मीनिंग को ही नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या चाहते हो। तो मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट जहां पे प्रॉब्लम होती है तो वो सिमेंटिक्स का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज वर्चुअल कंप्यूटर? नेक्स्ट आपका है वर्चुअल कंप्यूटर। और लास्ट है आपका व्हाट इज बाइंडिंग एंड बाइंडिंग टाइम? व्हाट इज बाइंडिंग एंड बाइंडिंग टाइम? तो इसको बैठ के गूगल पे सर्च करिएगा, विकिपीडिया पे देखिएगा, और भी बहुत सारे ऐसे आपको लिंक मिलेंगे, वेबसाइट्स मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, जिनको जब आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम उसमें देंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा मैटर ज्यादा अच्छा है आपके लिए।
उसको आपको लिखना। Be ready for attendance. सर इसको इसी नोट्स में लिखेंगे? अरे अब इस समय तो प्रॉब्लम है बाहर जाने की, एक तो कॉपी आप बना लीजिएगा, रजिस्टर एक तो बना लीजिएगा, है ना, 50-60 पन्ने हो जिसमें, और उसी में असाइनमेंट कॉपी उसको करके सब्जेक्ट डाल के, नेम सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड है, BCA 206, ये डाल के उसको प्रॉपर और उसमें करते जाइए। अगर कभी जरूरत हुई है, परिस्थितियां में सुधार हुआ तो उसको सबमिट करवा लिया जाएगा, अगर नहीं सबमिट हो पाएगा तो जो है उसको ऑनलाइन सबमिशन करवा लिया जाएगा, है, उसका PDF बना के आप भेज दीजिएगा तो उससे भी चेक हो जाएगा, लेकिन वो होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि अब आपको असाइनमेंट की कॉपी मिले, अगर नहीं मिल रही तो एक आप रजिस्टर बनाइए और उसमें